नमस्कार दोस्तों, अगर आप NISM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लगता है कि पढ़ने के बाद भी मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि जो टॉप के क्वेश्चंस हैं या टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। समझाने के साथ साथ मैं डिटेल एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर, ताकि आप सिर्फ आंसर याद ना करें बल्कि कॉन्सेप्ट भी समझ में आने को है आपको, राइट। सो मैं रजनीश पांडे हूं और मैं बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 20+ इयर्स का एक्सपीरियंस है हमारे पास। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं और या फिर मेरा ये ऑब्जेक्टिव आप बोल सकते हैं कि सिर्फ एक ही है कि आप NISM एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉन्फिडेंटली क्वालिफाई कैसे करें। तो ये वीडियो जो है आज का, ये पार्ट 1 है। इस सीरीज में हम टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिनके कॉन्सेप्ट बार बार आपको लगता होगा कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर टेस्ट करे जाते हैं आपके नॉलेज को। तो हर क्वेश्चन के बाद मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा और एग्जाम्स भी आपको कंफ्यूजन की जगह क्लियरेंस पे आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट 25 क्वेश्चंस के आंसर्स और उसके एक्सप्लेनेशंस भी आपको मैं बताऊंगा। बट मॉक टेस्ट स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हर क्वेश्चन का आंसर पहले खुद सोचिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप वेट कर रहे हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, राइट। खुद से उसमें लिखिए, अपना कॉपी पेंसिल एक ले लीजिए या पेन ले लीजिए, या जिसमें भी आप नोट करना चाहते हैं नोट करिए और फिर उस एक्सप्लेनेशन को सुनिए। इसी तरह प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस और स्कोर दोनों इंप्रूव होंगे। सो अगर आप बैंकिंग फाइनेंस के स्टूडेंट हैं या फिर कोई भी तरह से आप अगर रिलेटेड इस तरह के फील्ड में हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मॉक टेस्ट को आप ईमानदारी से दीजिए, ताकि आप अपना जो NISM का एग्जाम है वो आपको क्लियर कर सके। और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जैसे आपको बैंकिंग का, NISM का, फाइनेंस के रिलेटेड और या फिर करियर ग्रोथ, जॉब रिलेटेड इस तरह के, स्पेशली BFSI सेक्टर में, तो मैं इस तरह के वीडियोस बनाता रहता हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो देखिए, पहला ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, द टेंडेंसी ऑफ एन इन्वेस्टर टू लुक फॉर इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स देयर ऑलरेडी हेल्ड बिलीफ व्हाइल इग्नोरिंग कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा इज कॉल्ड। तो यहाँ बोल रहा है कि टेंडेंसी मतलब वो इन्वेस्टर को ऐसा लगने लगता है, उसको टेंडेंसी आने लगती है। जैसे आपको जैसे भूख की टेंडेंसी आती है ना कि मुझे भूख लग रहा है, तो उसी तरह इन्वेस्टर जो होता है, जब मतलब जो इन्वेस्ट करता है, उसको ऐसा लगने लगता है कि भाई कोई अच्छा लोग ऐसा कर रहे हैं या फिर ऐसा मार्केट में चल रहा है या ऐसा वो कर रहा है, तो उसके कारण कुछ डेटा अपने आप में वो अपना मैनेज करने लगता है या फिर सोचने लगता है, उसी के बेसिस पे वो अपना डिसीजन भी लेने लगता है। तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, बताइए फटाफट बताइए, या कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। नंबर ए देखिए, हर्ड मेंटेलिटी, बी है कंफर्मेशन बायस, सी है लॉस एवर्शन, या डी है रिसेंसी बायस। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, राइट, बी, कंफर्मेशन बायस। जब इन्वेस्टर पहले से ही दिमाग बना लेते हैं और सिर्फ वही खबरें ढूंढता है कि जो उनके फॉल या उनके फैसले को सही साबित करे। जैसे मान लीजिए उसने कोई डिसीजन लिया और उसको लगता है कि नहीं मेरा ये डिसीजन सही है, तो उसको लगता है कि ये कोई ना कोई मुझे कंफर्मेशन दे देगा। तो इस तरह के बायसेस को बोलते हैं कंफर्मेशन बायस। अगर जैसे कि आप मान लीजिए एग्जांपल की तरह से आप समझाता हूं, अगर किसी ने सोच लिया कि गोल्ड प्राइस बढ़ेगा, तो वो सिर्फ गोल्ड की तरफ ही फोकस करता है और उसी तरह की गोल्ड वाली न्यूज को ही देखेगा, पढ़ेगा, समझेगा और बाकी सारे न्यूज को ना इग्नोर करता रहेगा। तो इसको बोलते हैं कंफर्मेशन बायस। उसके दिमाग में ऐसी एक टेंडेंसी तैयार हो जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंफर्मेशन बायस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आप आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी बता दिया, स्क्रीन पे आपको एक्सप्लेनेशन दिख रहा होगा। कंफर्मेशन बायस लीड्स इन्वेस्टर टू डिसाइड फर्स्ट एंड देन लुक फॉर डेटा टू जस्टिफाई द डिसीजन। मतलब अपना डिसीजन को वो जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारा वो डेटा खोजते रहता है।
ऑफन कॉजिंग देम टू मिस द क्रिटिकल। ऐसे होता क्या है कि वो बहुत सारे क्रिटिकल रिस्क है, मान लीजिए अपने गोल्ड प्राइसेस पे फोकस कर रहा है, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी चीज हो सकता है जो हो सकता है गोल्ड मार्केट को इफेक्ट कर रहा हो, है ना। तो ये चीजों को रिस्क के हिसाब से लेना पड़ता है थोड़ा। नंबर 2 को आगे बढ़ते, चलिए हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखते हैं क्वेश्चन को जरा समझते हैं पहले क्या बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में। डैश इज एन अप्रोच वेयर द इन्वेस्टर मेंटेन्स अ प्री डिसाइडेड परसेंटेज ऑफ एसेट्स इन इक्विटी एंड डेट रिगार्डलेस ऑफ मार्केट मूवमेंट्स। मतलब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा अप्रोच है, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे इन्वेस्टर मेंटेन करता है, मतलब उसको अपने को मेंटेन करके रखता है अपने पोर्टफोलियो को, इन्वेस्टमेंट्स को, जाकि वो प्री डिसाइडेड परसेंटेज, मतलब जैसे मान लीजिए वो उसने कुछ सोचा कि हाँ पहले से हमें इतने में इक्विटी डालना है, इक्विटी में इतना डेट में डालना है, ऐसे रिगार्डलेस ऑफ मार्केट मूवमेंट, मतलब मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए वो एक अपना एक हिसाब किताब बना के रखता है। तो ये चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको लगता है कि ये सही आंसर है। नंबर ए देखिए क्या, स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन, डायनेमिक एसेट एलोकेशन, या डी एक्टिव मैनेजमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज, चलिए इसको देख लेते हैं करेक्ट आंसर को। द करेक्ट आंसर ए, स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन। अब इसको समझते हैं जरा क्या होता है ये। अब देखिए आपके स्क्रीन पे एक्सप्लेनेशन भी दिख रहा है। Strategic asset allocation is aligned with long-term goals and risk profiles focusing on target mix। इसका मतलब ये होता है SAA या फिर Strategic Asset Allocation को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं। का मतलब ये है कि एक फिक्स रेशियो तय किया जाता है, जबकि जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा इन्वेस्टर है जो सोचता है कि नहीं मार्केट में हम जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 60% या 40% के हिसाब से होगा या 50-50 होगा, तो मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए उसके हिसाब से वो रेशियो को अपने पे टिका रहता है कि भाई इक्विटी में इतना, डेट में इतना। एक इन्वेस्टर ने मान लीजिए तय कर लिया कि भाई 70% इक्विटी में और 30% को हम डेट में डालना है, तो ये उसका एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है, एक स्ट्रैटेजी लेके काम करता है, राइट। तो ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, या फिर उसकी रिस्क एपेटाइट कैसी है, या फिर उसको लॉन्ग टर्म में उसको कैसे अपने पोर्टफोलियो को बनाना है, वो इस हिसाब से सोच करके वो अपना काम करता है। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का भी आपको करेक्ट आंसर मिल गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है देखिए, द एबिलिटी टू टेक रिस्क फॉर एन इन्वेस्टर foreign investor is primarily determined by their dash ability to take risk। मतलब वो उसको रिस्क जो लेने का, उसकी जो खतरे को समझने की जो एबिलिटी है ना, तो इसको प्राइमरीली क्या डिटरमाइन करता है? उसका साइकोलॉजिकल कैपेसिटी, या फिर उसका फाइनेंशियल स्टेटस एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन, या फिर ग्रीड एंड फियर, या फिर पास्ट इन्वेस्टमेंट रिटर्न। इन चारों में से, अब देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आप बुक पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा, है ना, कि ये चीज क्या बोलना चाह रहा है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही आंसर है? सो द करेक्ट आंसर इज बी, फाइनेंशियल स्टेटस एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन। अब देखिए हर एक इंसान का ना अपना अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटस होता है, उसके इन्वेस्टमेंट होराइजन भी अलग अलग होंगे। ठीक है, इसको चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। क्या बोल रहा है? एबिलिटी टू टेक रिस्क। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई 25 साल का लड़का है या लड़की है, उसकी रिस्क कैपेसिटी डिफरेंट होगी। अगर 25 साल का लड़का लड़की है, मान लीजिए उसकी शादी हो गई है, तो उसकी रिस्क लेने की जो क्षमता है वो डिफरेंट हो जाएगी। अगर 25-26 साल का लड़का लड़की है, लेकिन उसका शादी के साथ उसकी फैमिली अगर हो गई है, मान लीजिए बच्चे, तो उसकी रिस्क एपेटाइट थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसी है, उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है। तो रिस्क लेने की औकात या एबिलिटी जिसको बोलते हैं ना, इन्वेस्टर की कमाई, बचत और उसके पास कितने टाइम है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे एक यंग इंजीनियर अगर है, तो जिसकी सैलरी अच्छी खासी है, तो देखना उसकी जो एबिलिटी है एक रिटायर्ड इंसान से ज्यादा होगी, या फिर ऐसा इंसान जो रिस्क कम ले सकता है उससे ज्यादा होगी। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं।
नंबर 4 क्या बोल रहा है? A dash scheme invest in equity, debt and gold or silver with at least 10% in each category. ऐसा स्कीम जो इस तरह के इक्विटी में, डेट में या गोल्ड या सिल्वर में एटलीस्ट 10% इन्वेस्ट करता है, वो कौन सी कैटेगरी है? क्या ये बैलेंस एडवांटेज फंड बोलते हैं, या फिर आर्बिट्राज फंड बोलते हैं, या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड बोलते हैं, या डी इक्विटी सेविंग्स फंड बोलते हैं? चलिए बताइए फटाफट, कम ऑन, फटाफट बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा? द करेक्ट आंसर इज सी, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। अब देखिए, मल्टी का मतलब ही हो रहा है 10 तरह का, या फिर 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा, जो भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं मल्टी, मतलब 1 से ज्यादा। तो इस तरह का जो है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। These funds must invest in at least 3 asset classes with a minimum of 10% allocation। मतलब क्या होता है कि जो उसके जो फंड का जो एलोकेशन होगा वो 10% मिनिमम 3 तरह के एसेट क्लासेस, जैसे यहाँ बता रहा है इक्विटी में, डेट में और गोल्ड या सिल्वर में होगा, या फिर हो सकता है इक्विटी में हो, डेट में हो, या फिर मान लीजिए सिल्वर में हो। ठीक है ना? तो इस तरह का एलोकेशन होता है। चलिए आगे चलते हैं नंबर 5 पर। और 5 पे क्या बोल रहा है? डैश आर दोज फंड्स that track a specific index but use alternative strategies like equal weightage to improve returns। अब यहाँ बोल रहा है कि कौन सा ऐसा तरीका है जिसको वो ट्रैक करते हैं, जिसके कारण वो स्पेसिफिक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, राइट? तो एक में क्वांट फंड्स, बी में स्मार्ट बेटा फंड्स, सी में वैल्यू फंड्स, या डी में सेक्टर फंड्स। अब बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? The correct answer is B, smart beta funds। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे? Smart beta funds are an extension of ETFs that use alternative index-based strategies instead of traditional market cap weightage। इसका मतलब ये हो रहा है, आपको मैं समझा देता हूँ। ये फंड्स इंडेक्स को फॉलो करते हैं। आप लोग जानते हैं इंडेक्स किसको बोलते हैं, है ना? या करते हैं, या थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला लगाते हैं रिटर्न को बढ़ाने के लिए। जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 के सभी 50 शेयर्स में बराबर इक्वल पैसा लगाना, बजाय बड़े बड़े शेयर्स में ज्यादा पैसा लगाने के, राइट? तो इसको बोलते हैं स्मार्ट बीटा फंड्स। नंबर 6 पे आ जाते हैं। अब क्या बोल रहा है? In an dash scheme, no redemptions are allowed except during specific periods called transaction periods। अब ऐसा कौन सा स्कीम है इन चारों में से, ऐसा बोल रहा है, जिसमें नो रिडेम्पशन, मतलब वो पैसा जो इन्वेस्टर अपना निकालना चाहे, है ना, आर अलाउड एक्सेप्ट स्पेसिफिक पीरियड, मतलब किसी ऐसा अवधि जहां पे स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अलावा वो निकाल नहीं सकता। और इस तरह के ऑप्शंस में क्या होता है बताइए, ये कौन से ऑप्शन सही होगा? द करेक्ट आंसर इज सी, इंटरवल फंड्स। अब इसको एक्सपेंशन में समझ लेते हैं कि इंटरवल फंड्स होता क्या है या क्यों इसका आंसर है। इंटरवल फंड्स आर मोस्टली क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड का मतलब होता है किसी न किसी समय अवधि का हिसाब किताब होगा, उसमें ओपन एंडेड की तरह छूट नहीं होती। बट ओपन अप और फॉर बाय ऑन सेल ड्यूरिंग प्री स्पेसिफाइड इंटरवल। इंटरवल का मतलब ही हो रहा है कि भाई हम कुछ दिन में, जैसे कि ना हर समय आप नहीं कर सकते, भाई इस समय दरवाजा खुलेगा तभी आप उसको कर सकते हैं, राइट? इंटरवल फंड्स बीच बीच में कुछ दिनों के लिए खुलते हैं, ये याद रखिए। जैसे हर 6 महीने बाद 2 दिन के लिए खुलेगा, तो उस वक्त आप पैसा निकाल सकते हैं, तभी आप पैसा निकालना या डाल सकते हैं। इसको बोलते हैं इंटरवल फंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 7 क्या बोल रहा है? देखिए, द डैश इज अ डॉक्यूमेंट दैट सेट्स आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एएमसी टुवर्ड्स अ म्यूचुअल फंड ट्रस्ट। अब यहाँ बोल रहा है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो दर्शाता है या दिखाता है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एएमसी की, है ना, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो होती है उसकी। अब इसमें कौन सा होगा वो डॉक्यूमेंट बताइए? ट्रस्ट डीड, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट, या कस्टोडियन एग्रीमेंट, या सर्विस लेवल एग्रीमेंट? द करेक्ट आंसर इज बी, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट। अब इसको समझते हैं जरा क्या है।
This agreement is executed between the trustees and the AMC, detailing the AMC's के जारी duties in the managing the scheme. अब इसका आंसर को थोड़ा सा समझते हैं. ट्रस्टीज और AMC के बीच होने वाला वो कॉन्ट्रैक्ट जो AMC की जिम्मेदारियां मतलब उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं तय करता है, उसे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट कहते हैं. इसी डॉक्यूमेंट को इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट कहते हैं. चलिए आगे चलते हैं. नंबर 8 आ गए. एज पर सेबी रूल्स एंड AMC मस्ट हैव मिनिमम नेटवर्थ. सेबी के रूल्स के हिसाब से मिनिमम नेटवर्थ AMC का कितना होना चाहिए? 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ या फिर 250 करोड़, 250 करोड़. विच इज द करेक्ट आंसर? बताइए कौन सा? द करेक्ट ऑप्शन इज बी, 50 करोड़. अब इसको जरा समझ लेते हैं क्या हिसाब किताब है इस क्वेश्चन का. ये क्या बोल रहा है? टू इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द मार्केट, या फिर बोल लीजिए उस फंड के बारे में सेबी ने मैंडेट किया है, मतलब बोल दिया, इसके बिना कोई इधर उधर नहीं होगा. दैट AMC मस्ट मेंटेन अ नेटवर्थ ऑफ एटलीस्ट 50 करोड़ ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस. मतलब 50 करोड़ का आपका जो AMC का नेटवर्थ होना चाहिए. किसी भी AMC को चलाने के लिए कम से कम 50 करोड़ की अपनी पूंजी, नेटवर्थ मतलब होता है उसका पूंजी, होना जरूरी है. ये सेबी का मैंडेट है, मतलब सेबी का इंस्ट्रक्शन है. चलिए आगे चलते हैं नंबर 9 पर. 9 क्या बोल रहा है देखिए. इफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम्स मेक्स अ चेंज इन इट्स फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स, इन्वेस्टर मस्ट बी गिवन एन एग्जिट विंडो ऑफ एटलीस्ट डैश डेज. मतलब ये हो रहा है कि म्यूचुअल फंड स्कीम में, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर कोई फंडामेंटल चेंज हो रहा है ना, तो इन्वेस्टर को कितने दिन का विंडो दिया जाता है ताकि जो इन्वेस्टर है अपना उसमें से अगर निकलना चाहता है, उस स्कीम में से एग्जिट करना चाहता है, तो कितने दिन की उसको एक विंडो मतलब एक छूट ही दी जाती है उसको. ठीक है, तो चलिए 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन या 60 दिन. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइए फटाफट. द करेक्ट ऑप्शन इज 30 डेज. 30 दिन की उसको एक छूट दी जाती है एग्जिट विंडो अगर हो जाए या स्कीम छोड़ के जाना चाहता है तो. ठीक है, चलिए इसको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझते हैं. इन्वेस्टर हैव अ राइट टू एग्जिट एट द प्रिवेलिंग NAV विदाउट एनी एग्जिट लोड इफ द फंडामेंटल नेचर ऑफ द स्कीम चेंजेस. अगर उस स्कीम का फंडामेंटल जो है ना, वो अगर चेंज होता है, अगर किसी भी स्कीम का मकसद या ऑब्जेक्टिव बदलता है, जैसे मान लीजिए चेंज होता है, तो इन्वेस्टर को 30 दिन का टाइम मिलता है ना, उसी को विंडो बोल रहा है एग्जिट लोड के पैसा निकालने के लिए. जैसे मान लो अगर एक डेट फंड अचानक इक्विटी फंड बनाने के लिए जा रहा है, तो आपको एग्जिट का मौका जरूर मिलेगा, आपको मतलब इन्वेस्टर को. चलिए नंबर 10 की तरफ चलते हैं. अब क्या बोल रहा है? Who signs the due diligence certificate in the scheme documents to ensure all SEBI regulations are followed? A. Fund manager, B. Auditor, CEO of the bank या फिर compliance officer. इसमें पूछ रहा है कि किसको साइन करने की, सिग्नेचर करने की अनुमति है ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट में सेबी के अनुसार. राइट, तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइए फटाफट. नंबर 10 का करेक्ट आंसर है डी, कंप्लायंस ऑफिसर. अब इसको जरा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं. कंप्लायंस ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स आर मेट एंड रिपोर्ट डायरेक्टली टू द हेड ऑफ AMC और ट्रस्टीज. कंप्लायंस ऑफिसर मतलब हो जाए जो सारा नियम कानून, जो ये सारा का हिसाब किताब रखता है, उसको बोलते हैं कंप्लायंस ऑफिसर. इज सर्टिफाइड, वो सर्टिफाई करता है साइन करके कि हाँ कि स्कीम के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक सब कुछ चल रहा है, ठीक ठाक है. नंबर 11 पे चलते हैं. नंबर 11 क्या बोल रहा है देखिए. फॉर डेट स्कीम्स द पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर मस्ट बी डन ऑन अ बेसिस विद इन 5 days ऑफ पीरियड एंडिंग. अब इसमें डेट स्कीम्स के अनुसार पूछ रहा है कि पोर्टफोलियो का डिस्क्लोजर, मतलब उस डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि बताना पड़ेगा आपको इन्वेस्टर को कि भाई हमारे इस स्कीम में क्या है. तो 5 दिन के अंदर विद इन 5 days ऑफ द पीरियड एंडिंग. तो ये कैसे बताना पड़ता है? डेली बताना पड़ता है, फोर्टनाइटली बताना पड़ता है, मंथली बताना पड़ता है या फिर क्वार्टरली. चलिए कौन सा ऑप्शन सही है? द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्टनाइटली. इसको याद रखिएगा, ये किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में आपके. अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं.
टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी इन डेट फंड्स, सेबी मैंडेट, सेबी ने बोला है कि उसके अनुसार पोर्टफोलियो का डिस्क्लोजर, जो पोर्टफोलियो का डिस्क्लोजर है उसको एवरी फोर्टनाइट मतलब 15वें दिन के अंदर उसको बताना है। सो डेट फंड्स का हर 15 दिन में बताना पड़ता है कि उन्होंने कहां कहां पैसा लगा रखा है या लगाया है। चलिए आगे चलते हैं नंबर 12 पर। Which documents contain statutory information about the EMC and service providers and is common for all schemes? कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो स्टैट्यूटरी है ना, ये सारे डिटेल्स प्रोवाइड करता है चाहे वो किसी भी स्कीम के बारे में, कॉमन फॉर ऑल स्कीम, ऐसा कौन सा है? SAI स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, या B स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट SID बोलते हैं, या की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम बोलते हैं, या फंड फैक्ट शीट, राइट। चलिए बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या है? सही आंसर है SAI स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, राइट। अब इसको जरा समझ लेते हैं। कंटेन्स अ कॉमन लीगल एंड स्टैट्यूटरी डिटेल ऑफ द म्यूचुअल फंड हाउस दैट डोंट चेंज फ्रॉम स्कीम टू स्कीम, मतलब ये चाहे स्कीम टू स्कीम वो चेंज होता है। स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब वो डॉक्यूमेंट एक कॉमन बुक की तरह होता है जो सारे EMC या फंड हाउसेस की सारी जनरल जानकारी जिसमें होती है या रखी जाती है या दी जाती है, ठीक है। चलिए नंबर 13 क्या बोल रहा है? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आर एलिजिबल फॉर एडिशनल इंसेंटिव्स फॉर ऑनबोर्डिंग न्यू इंडिविजुअल इन्वेस्टर फ्रॉम डैश सिटीज। अब इसमें क्या बोल रहा है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसको एलिजिबल होती है कि एडिशनल इंसेंटिव दिया जाए ताकि ऑनबोर्डिंग न्यू जो इन्वेस्टर होते हैं उसमें किस तरह के सिटीज को लाने पे एक अलग तरह का उनको इंसेंटिव दिया जाता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को, ठीक है। A T30, B बोल रहा है B30, C बोल रहा है मेट्रोज, यस D बोल रहा है इंटरनेशनल। मतलब किस तरह के ग्राहक को लिया जाता है, या छोटे शहरों से, बड़े शहरों से, या फिर मेट्रो सिटी से, या इंटरनेशनल से, राइट। इसको थोड़ा सा समझिए क्या होगा और बताइए जवाब। द करेक्ट आंसर इज B30, है ना। B30 के कैटेगरी के जो शहर होते हैं उनसे। अभी इसको समझ लेते हैं B30 क्या होता है, ये क्यों होता है, ये सब पहले हम लोग ये समझते हैं। टू प्रोमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, ताकि सबको ये जो बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज की जो ये जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, एरिया के अंदर आ सके, है ना। तो सेबी बोलता है कि एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है ताकि वहां पे फोकस ज्यादा हो और वहां के इन्वेस्टर्स ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठा सके, राइट। तो छोटे शहरों से जैसे B30 होता है ना, से नए इन्वेस्टर लाने पर डिस्ट्रीब्यूटर को एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर इंदौर का है या भोपाल का है, तो नया इन्वेस्टर अगर वह उस शहरों से आता है तो उसको मतलब जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को एक अलग तरह का एक उसको इंसेंटिव या बोनस मिलता है। नंबर 14, इज अ डिस्ट्रीब्यूटर एलिजिबल टू रिसीव कमीशन फॉर देयर ओन सेल्फ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पूछ रहा है कि क्या डिस्ट्रीब्यूटर को अपने खुद से इन्वेस्टमेंट पे क्या कमीशन मिलता है? यस एट अ हायर रेट, यस एट अ नॉर्मल ट्रेड रेट, या नो कमीशन, या फिर ओनली फॉर SIP। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है एज अ आंसर? द करेक्ट आंसर इज C, नो कमीशन इज नॉट पेएबल फॉर सेल्फ बिजनेस। ये देखिए याद रखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटर को अगर अपना इन्वेस्टमेंट करता है तो उस पर कोई कमीशन नहीं दी जाती है, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटर को याद रखिए खुद के पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए कोई कमीशन नहीं मिलता। नंबर 15 क्या बोल रहा है? द एक्रूअल प्रिंसिपल इन म्यूचुअल फंड अकाउंटिंग मीन्स। एक्रूअल प्रिंसिपल, अगर आप कॉमर्स को स्टूडेंट एक्रूअल का मतलब समझ जानते होंगे, ठीक है। तो income is recorded only when cash is received, expenses are recorded only when paid in cash, income and expenses are recorded as they relate to the period when even if the cash is not yet exchanged, या फिर D, NAV is calculated only once in a month। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है income expenses are recorded as they relate to for a period even if cash is not yet exchanged। अब इसको मतलब समझ लेते हैं, जिसलिए मैंने कॉमर्स के बारे में बताया। एक्रूअल अकाउंटिंग जो होती है ना, उसको NAV रिफ्लेक्ट करता है इनकम अर्न एंड एक्सपेंसेस ड्यू फॉर दैट डे रिगार्डलेस ऑफ एक्चुअल कैश फ्लो। मतलब उसके अंदर एक्रूअल का मतलब है जिस दिन का खर्चा या कमाई है उसी दिन का हिसाब में लिखना, चाहे जब इससे पैसा
गया हो या ना गया हो, इसका मतलब होता है एक्रूअल प्रिंसिपल। चलिए आगे चलते हैं चलिए आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, गोल्ड हेल्ड बाय अ गोल्ड ETF इज वैल्यूड बेस्ड ऑन द प्राइस प्रोवाइडेड बाय द डैश। अब यहाँ पूछ रहा है कि गोल्ड जो हेल्ड हो जाते हैं, मतलब हेल्ड मतलब जो संभाला जाता है बाय गोल्ड ETF, उनकी वैल्यू होती है वो किस पे निर्धारित होती है। ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट आप बता सकते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। चलिए बताइए, करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें जो दिए हुए हैं। ए हो गया सेबी, बी हो गया RBI, सी हो गया LBMA लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन, और डी हो गया मुंबई बुलियन मार्केट। द करेक्ट आंसर इज सी, लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन। अब इसको जरा एक्सप्लेनेशन के द्वारा समझ लेते हैं क्या है ये। Gold ETF must use the AM fixing price of LBMA for 99.5% pure gold to determine NAV। अब अगर हम गोल्ड ETFs में अगर हम मतलब कस्टमर इन्वेस्ट करना चाहता है तो गोल्ड ETF की जो कीमत है वो लंदन बुलियन मार्केट LBMA के वर्ल्ड वाइड प्राइस से तय होती है। ठीक है, तो आशा करता हूं क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। 17 for mutual fund units issued against purchases a stamp duty of dash is levied। मतलब म्यूचुअल फंड यूनिट जितना परचेज किया जाता है उस पे कितना प्रतिशत स्टैम्प ड्यूटी लगाया जाता है। अब ये सवाल बहुत कठिन नहीं है, बताइए फटाफट क्या आंसर है। द करेक्ट आंसर इज बी, 0.005। Since July 2020, a uniform stamp duty of 0.005 applies to all purchase transaction, SIP, lump sum या STP पर। Number 18, for resident Indian, TDS at the rate of dash is applicable on dividend income if it exceeds 5,000। अब यहाँ पूछ रहा है कि रेसिडेंट मतलब इंडियन जो भारतवासी हैं, इसमें जो TDS का रेट है वो कितना प्रतिशत किया जाता है इफ इनकम एक्सीड्स 5,000। 5%, 10%, 15% या 20%। द करेक्ट आंसर इज बी, 10%। राइट, अगर साल का डिविडेंड 5,000 से ज्यादा है तो फंड हाउस 10% TDS काट कर पैसा देगी, ये याद रखिएगा। नंबर 19, dash is a facility where an invest money is blocked in an investor's bank account and only debited upon allotment। अब ऐसा ये क्या फैसिलिटी है जहां पे इन्वेस्टमेंट का जो मनी है वो ब्लॉक कर दिया जाता है उसके अकाउंट में, मतलब पैसा उसके सेविंग्स अकाउंट में रहेगा, बट जो वो पैसा है वो डेबिट तभी होगा जब उसको वो जो जिसमें वो पैसा लगाया है तो वो अलॉटमेंट होगा, वो स्कीम। राइट, तो इस तरह के चीजों को क्या बोलते हैं, किस तरह का ये टर्म होना चाहिए, SIP, NACH, ASBA या OTM। द करेक्ट आंसर इज ASBA। ASBA एक वो फैसिलिटी है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक। आप अगर मान लीजिए अगर कोई पैसा लगा रहे हैं या स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो आपका ये पैसा ASBA में उतना रुपया ब्लॉक कर दिया जाता है। अलाउज मनी टू स्टे इन द इन्वेस्टर्स अकाउंट अर्निंग इंटरेस्ट यूनिट्स अंटिल आर अलॉटेड। मतलब जब आपको पैसा अलॉटमेंट हो जाए, सॉरी यूनिट्स अलॉटमेंट हो जाएंगे तो वो पैसा फाइनल आपको डेबिट होता है आपके अकाउंट से, और ये पैसा जब तक वो अलॉटमेंट नहीं होगी तब तक ये पैसा ब्लॉक करके आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा। चलिए नंबर 20, व्हेन अ माइनर बिकम्स मेजर, मतलब 18 साल का वो हो जाता है, ऑल एग्जिस्टिंग SIP एंड STP इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, कंटिन्यू करेंगे ऑटोमेटिकली, आर ट्रांसफर टू द गार्डियंस नेम, आर सस्पेंडेड, आर कैंसिल्ड मनी। मतलब कोई भी माइनर जब मेजर हो जाता है तो सारे SIPs का क्या होता है या STP का क्या होता है, अगर वो बंद हो जाता है या रोक दिया जाता है या कैंसिल कर दिया जाता है या सस्पेंड कर दिया जाता है। द करेक्ट आंसर इज सी, आर सस्पेंडेड अंटिल द न्यू स्टेटस इज अपडेटेड। मतलब जब तक वो स्टेटस मतलब माइनर से मेजर जो हो गया है उसको एक इन्फॉर्मेशन आएगा कि हाँ भैया आप जाके अपना KYC अपडेट करिए। राइट, once a minor turns a major, the folio is frozen
और डेबिट्स एंड ऑल द स्टैंडिंग स्ट्रक्चर मतलब एसआई बोलते हैं, वो उसको प्रोसेस कंप्लीशन होने तक वैसे रहेगा। बच्चे को जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 18 साल का हो गया तो उसकी पुरानी एसआईपी रुक जाती है और जब तक वो अपना नया केवाईसी स्टेटस जैसा कि मैंने आपको बताया अपडेट न करवाया हो। 21 क्या बोल रहा है देखिए, एन इन्वेस्टर कैन रजिस्टर अप टू डैश बैंक अकाउंट इन अ सिंगल म्यूचुअल फंड फोलियो फॉर रिसीविंग पे आउट। अब यहाँ पे बहुत देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, एक इन्वेस्टर कैन रजिस्टर अप टू कितना सारा अकाउंट वो रजिस्टर कर सकता है किसी एक म्यूचुअल फंड में फोलियो में फॉर रिसीविंग पे आउट, मतलब उसको पैसा पाने के लिए वो कितना, एक अकाउंट, 3 अकाउंट, 5 अकाउंट या 10 अकाउंट, राइट। चलिए बताइए, अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो ये बता सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज C, 5, right. अब इसका एक्सपेंशन, इंडिविजुअल्स कैन रजिस्टर अप टू 5 बैंक अकाउंट्स व्हाइल नॉन इंडिविजुअल्स कैन रजिस्टर अप टू 10। इसको याद रखिए, नॉन इंडिविजुअल मतलब बिजनेस हाउसेस। एक आम इन्वेस्टर एक ही फोलियो में 5 अलग अलग बैंक अकाउंट्स रजिस्टर कर सकता है पे आउट्स के लिए, ठीक है, ये याद रखिए। नंबर 22, डैश रिस्क इज द रिस्क दैट द इशुअर ऑफ द बॉन्ड माइट सी इट्स क्रेडिट रेटिंग लोवर्ड बाय एन एजेंसी। कौन सा रिस्क है जिसमें वो जो इशुअर है वो देख सकता है कि उसकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है उसकी लोअर हो जाती है? डिफॉल्ट रिस्क, रेटिंग, माइग्रेशन रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क या इन्फ्लेशन रिस्क। अब देखिए ये बहुत इजी सवाल है, बताइए फटाफट। द करेक्ट आंसर इज रेटिंग माइग्रेशन रिस्क। अब इसको समझते हैं जरा। रेटिंग माइग्रेशन रिस्क हैपेंस व्हेन AAA bond is downgraded to AA+ which causes its price to fall। इसका मतलब ये होता है कि रेटिंग माइग्रेशन रिस्क का मतलब है बॉन्ड की रेटिंग गिर जाना, या फिर जैसे AAA से AA+ हो गया, जिस दिन से बॉन्ड सस्ता हो जाएगा या हो जाता है और फंड को नुकसान होता है, ठीक है। नंबर 23 पे चलते हैं। In a dash portfolio, the fund manager sells short maturity bonds and buy long maturity bonds to benefit from falling interest rate। ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें फंड मैनेजर क्या करता है, शॉर्ट मैच्योरिटी बॉन्ड्स खरीदता है और बाई करता है लॉन्ग मैच्योरिटी बॉन्ड टू बेनिफिट द फॉलिंग इंटरेस्ट रेट कम जाती है अगर, तो क्या होगा, क्रेडिट हेवी, पैसिव, आर्बिट्राज या ड्यूरेशन मैनेजमेंट। द करेक्ट ऑप्शन इज ड्यूरेशन मैनेजमेंट। अब इसको समझते हैं क्या है ये। इंक्रीजिंग द पोर्टफोलियो ड्यूरेशन इज अ स्ट्रैटेजी टू गेन फ्रॉम प्राइस एप्रिसिएशन व्हेन इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन। मतलब जब इंटरेस्ट रेट गिरने वाली होती है, डिक्लाइन होता है, तो फंड मैनेजर लंबी ड्यूरेशन वाले बॉन्ड्स को खरीदता है ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। 24, which risk measure shows a fluctuation return compared to the market index। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा रिस्क है जो मेजर करता है, जो आपको मेजरमेंट करता है कि मार्केट में अगर फ्लक्चुएशन है या फिर मार्केट का इंडेक्स को लेकर के, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, मॉडिफाइड ड्यूरेशन या शार्पे रेशियो। द करेक्ट आंसर इज बी, बीटा है। अभी इसको समझ लेते हैं। बीटा मेजर सिस्टमेटिक रिस्क relative to the market. A beta of 1.2 means a fund of 20% more volatile than the market, right? बीटा ये बताता है कि मार्केट के मुकाबले आपका फंड जितना या झटका लेगा या फिर वोलेटिलिटी, मतलब जिसको बोलते हैं ऊपर नीचे जा सकते, राइट। 25, the dash measures the risk adjusted return of a scheme by comparing its excess return over the risk-free rate to its standard deviation। अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर करेक्ट है बताइए। क्या बोल रहा है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को स्कीम बाय कंपेयरिंग एक्सेस रिटर्न, मतलब ज्यादा अगर उसको रिस्क हो रहा है तो उसमें कौन सा रेशियो इस पे काम करेगा, ट्रेनर रेशियो, शार्पे रेशियो, अल्फा या इंफॉर्मेशन रेशियो। द करेक्ट ऑप्शन इज शार्पे रेशियो, राइट। इसको समझ लेते हैं। शार्पे रेशियो यूजेस टोटल रिस्क या फिर टू कैलकुलेट रिटर्न पर यूनिट ऑफ द रिस्क। शार्पे रेशियो बताता है कि कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिल सकता है रिस्क लेने पर, वो शार्पे रेशियो से पता चल जाता है। जितना ज्यादा शार्प है उतना बेहतर होता है आपका स्कीम, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 25 तो हो गया। अब हम आगे देखते हैं क्या है। अब आपको हम लोग चेक कराएंगे आपके स्कोर कि आपने अभी तक अगर स्कोरिंग किया है, जैसे मान लीजिए 1 पॉइंट भी आपको एक
क्वेश्चन पे मिलता है, मान लीजिए आपने सही किया है तो 1 पॉइंट पर देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको कुछ ना कुछ बताता हूँ। अगर आपका स्कोर 45 से 50 है ना, जैसे मान लीजिए 2 मार्क्स ले लीजिए यहाँ पे, तो आपको होगा आप एक्सीलेंट प्रिपरेशन है आपका, मतलब आप एकदम एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अगर 40 से 44 मान लीजिए एक एक क्वेश्चन में आपने अगर 2-2 मार्क्स का जोड़ा है, तो आपको सोच लीजिए अगर एक एक जोड़ा होगा तो डबल कर लीजिए, तो आप एग्जाम के लिए मोटा मोटी एक रेडी है। अगर आपका स्कोर 35 से 39 अगर आ रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा थोड़ा रिवीजन करने की जरूरत है। या फिर आपका बिलो 35 अगर स्कोर आया है मान लीजिए किसी भी कारण से, है ना, तो आपको प्रैक्टिस करिए ज्यादा मॉक टेस्ट। हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है, राइट। तो अगर आप इस मॉक टेस्ट से आपको लाभ मिला है तो आपका स्कोर जो भी आया हो आप उसमें लिख सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के कि मेरा स्कोर इतना मिला आउट ऑफ इतना, ठीक है, जो भी आपको जो भी मिला होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मैं आपको बताया था कि वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ आपको हर एक वीडियो में मैं आपको टिप्स देता रहता हूँ। तो सक्सेस का फॉर्मूला है, एनआईएसएम अगर पास करना चाहते हैं तो लर्न करिए स्मार्टली। आप बुक पढ़िए, है ना। सारे लोग जो पास करते हैं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, अभी भी आज भी मेरे पास कमेंट आते हैं। और प्रैक्टिस करिए डेली। अगर आपका एग्जाम है ना, सब कुछ भूल जाइए, अभी कुछ मत इधर उधर देखिए, सिर्फ एनआईएसएम एग्जाम पे। और बहुत ईजी है, मैंने आपको मतलब बार बार बताता हूँ अपने वीडियोस में कि मैं बहुत देखा हूँ, बहुत औसत वाले बच्चे जो हैं, स्टूडेंट है, वो पास कर लेते हैं। रिवाइज करिए कंसिस्टेंटली, है ना। क्लियर एग्जाम, जो एनआईएसएम का एग्जाम है, क्लियर करिए कॉन्फिडेंटली के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। जितना भी आपको प्रिपरेशन थोड़ा सा कम भी अगर लग रहा हो ना, कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए, ठीक है। एक चीज याद रखिए कि सक्सेस इन एनआईएसएम इज नॉट अबाउट लक, बिल्कुल लक से नहीं होता। हाँ, इट अबाउट प्रिपरेशन, पेशेंस, और आपका प्रैक्टिस रखिए। प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपके लिए, मान लीजिए आप थोड़ा सा लग रहा है कि कमी है, तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो मैं आपको बता दिया, इफ दिस स्कोर, हाउ डिड यू स्कोर। अगर आपको लगता है कि नहीं इस मॉक टेस्ट से आपको मदद मिला है, तो एक लाइक बटन तो आपका बनता है, राइट। और आपको इस तरह के एनआईएसएम के टेस्ट के प्रिपरेशन के वीडियोस आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। या फिर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगे होंगे, या जैसे मेरा मॉक टेस्ट आपको अच्छा लगा होगा, तो आप अपने जो फ्रेंड्स हैं या कलीग्स हैं, उनको जो एनआईएसएम की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, राइट। तो मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, राइट। और आशा करता हूं कि इस जो प्रिपरेशन से आपको मदद मिली होगी और आपका सक्सेस भी अच्छा होगा। तो आने वाले वीडियोस में किस तरह के क्वेश्चंस लाने वाला हूं, एनआईएसएम मॉक टेस्ट के सेट 2 आएगा, जिसमें टॉप 25 या रिपीटेटिव क्वेश्चंस के जो आंसर है उसको समझाऊंगा। टॉप 100 क्वेश्चंस का भी एक वीडियो बन रहा है, बहुत जल्दी इस पे आएगा हमारे चैनल पे। और एनआईएसएम 5A का बहुत से लोग हमारे पास अभी कमेंट्स भी आते हैं कि सर हमको ये मिल रहा है, हमको वो मिल रहा है, लेकिन एक बार में कैसे तैयारी करें हम। तो उसका 1 शॉट रिवीजन का कुछ फॉर्मूला क्या है, तो वो मैं आपको इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ, ये हमारे पास आएगी। और म्यूचुअल फंड के कुछ बेसिक्स टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज होते हैं, उसको हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं बोला कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेजरली हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र या फिर ऐसे राज्य, ऐसे स्टेट से आते हैं जो ज्यादा करके हिंदी ही समझते हैं। इंग्लिश में तो एग्जाम देते हैं, बट वो हिंदी उनको ज्यादा समझ में आती है। तो मेरा ये चैनल का उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव यही है कि उनको अच्छा से अच्छा आसान शब्दों में उनको बताया जाए। और बहुत अच्छा लगता है कि वो हमारे इस चैनल पे आके कमेंट भी करते हैं एग्जाम पास करने के बाद, या फिर उनको कोई डाउट होता है, या फिर उनको कोई कंफ्यूजन है ना, या फिर बहुत समय बहुत अलग अलग तरह के कमेंट्स हमारे चैनल पे आते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो आपका आज का वीडियो तो हमारा आज खत्म हो गया, है ना। तो दोस्तों, अगर आपने पूरा मॉक टेस्ट ऑनेस्टली अटेम्प्ट किया है तो बहुत बहुत बधाई आप लोग को, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और आप अपने एनआईएसएम एग्जाम का एक कदम और करीब आ गए हैं। मेरा तो ये मानना है कि इस मुहिम से, ये जो ऑब्जेक्टिव है मेरा वीडियो बनाने का, सिर्फ और सिर्फ यही है कि भाई ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। अगर आप बैंकिंग, फाइनेंस, एनआईएसएम का एग्जाम, इंटरव्यू या ग्रोथ या करियर रिलेटेड कुछ जॉब या कुछ भी चीज़ ऐसा वीडियो अगर सोच रहे कि वो, तो मेरा चैनल पे इस तरह के वीडियोस आता है और आता रहेगा, है ना। याद रखिए एक चीज की सक्सेस ऐसे नहीं आ जाएगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा।
ठीक है, कोई अगर इधर उधर से शॉर्टकट करके कुछ कर रहा है तो मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन आप अपनी, क्योंकि आप अगर बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में जा रहे हैं तो आपको कस्टमर के साथ ये डील करनी पड़ेगी। तो आपके पास अगर नॉलेज है म्यूचुअल फंड्स का, तो ही आप वो म्यूचुअल फंड्स या एसआईपी या लमसम कुछ भी बेच पाएंगे, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको जरूर मदद मिला होगा। सो मैं हूँ रजनीश पांडे, है ना। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट पे या फिर अगले वीडियो के साथ। तो आगे बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, राइट। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो पे।